गुड मॉर्निंग। सृजनात्मकता भाग 1 के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे सृजनात्मकता भाग 2। कल सृजनात्मक बालकों के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया था। बिल्कुल हर चीज़ का कन्फ्यूज़न दूर रखें, सिस्टमेटिक पढ़ें, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ध्यान रखें। आज बात करेंगे हम सृजनात्मक बालकों के व्यवहार, यानी कि सृजनात्मक बालक होते हैं उन बालकों के व्यवहार की क्या विशेषताएं होती है। इनमें से एक प्रश्न आपका आना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। सत्य असत्य में ये पूछा जा सकता है। तो क्या क्या विशेषता होती है सृजनात्मक बालकों की, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला है मौलिकता। सृजनात्मक बालकों में मौलिकता पाई जाती है और सृजनात्मकता के जितने भी गुण हैं, एक साथ जितने भी गुण हैं उनकी बात करें तो सृजनात्मकता का प्रमुख गुण क्या है। तो प्रमुख गुण जितने भी गुण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये गुण होना ही चाहिए, यानी कि सृजनात्मकता में मौलिकता होनी ज़रूरी है, नवीनता होनी ज़रूरी है। मौलिक चीज़ ही सृजनात्मक कहलाएगी। तो सबसे पहला गुण है मौलिकता, और मौलिकता का मतलब है नवीन विचार। और विचार का अर्थ यहाँ हो गया, सृजनात्मक बालक है वह अपने विचारों से हमेशा दूसरों को प्रभावित करते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं। अर्थात सृजनात्मकता का सबसे पहला गुण हो गया मौलिकता। दूसरा है सृजनात्मकता, जितने भी सृजनात्मक बालक होते हैं उसमें समायोजन की अपूर्व क्षमता होती है। समायोजन की अपूर्व क्षमता इनमें पाई जाती है, अपने आप को हर जगह समायोजित कर लेते हैं। और समायोजन की अपूर्व क्षमता के साथ साथ इनमें साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, असंभव को भी संभव बनाने की कोशिश करते हैं। और साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसका मतलब यह कठिन रास्तों को ज़्यादा चुनते हैं। कठिन रास्तों या टेढ़े मेढ़े जो कार्य है उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह कोई सीधा साधा काम नहीं करते, बिल्कुल उल्टा पुल्टा ही काम करते हैं। इसके साथ ही समायोजन के बाद आता है सृजनात्मक बालकों की स्मृति जो होती है बहुत अच्छी होती है। स्मृति शक्ति या स्मरण क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ स्मरण क्षमता के साथ इनका ज्ञान का दायरा विस्तृत होता है। ज्ञान का दायरा विस्तृत होता है। ज्ञान का दायरा विस्तृत होने का मतलब है यह हमेशा कौन सा चिंतन करते हैं, अपसारी चिंतन। ठीक है, इसलिए इनका ज्ञान का दायरा क्या होता है, विस्तृत होता है। ये प्रश्न है, समझ लें। ज्ञान का संबंध अपसारी बालकों में कौन से चिंतन से होता है, अपसारी चिंतन से होता है। इनमें ध्यान एवं एकाग्रता शक्ति, ध्यान के साथ एकाग्रता, यह शक्ति सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, सर्वाधिक अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। और साथ में होती है जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट गुण है। सृजनात्मक बालकों में जिज्ञासा सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक जिज्ञासा शक्ति होती है। और सर्वाधिक जिज्ञासा शक्ति के कारण यह व्यक्ति है वह हमेशा आशावान होते हैं। और आशावान के साथ साथ इनमें दूरदृष्टि पाई जाती है, लॉन्ग विजन पाया जाता है इनमें। जिज्ञासा सर्वाधिक होती है, इसी जिज्ञासा का हल ढूंढने के लिए वो आशावान होते हैं और हमेशा दूर की सोचते हैं, यानी कि दूरदृष्टि सर्वाधिक होती है। एक प्रश्न है उच्च निर्णय क्षमता। अब दो तरीके से पूछा जा सकता है, बुद्धिमान बालकों में निर्णय क्षमता ज़्यादा होती है या सृजनात्मक बालकों में। तो दोनों में ही निर्णय क्षमता ज़्यादा होती है, दोनों ही समान रूप से हैं। लेकिन नेतृत्व क्षमता की बात करें तो सर्वाधिक नेतृत्व क्षमता है वो केवल सृजनात्मक बालकों में पाई जाती है। नेतृत्व करने की क्षमता सृजनात्मक बालकों में ज़्यादा होती है। यह हमेशा विनोद प्रिय होते हैं, मेरी तरह हंसी मजाक करने वाले। मैं कोई स्ट्रिक्ट टीचर नहीं रहा हूँ अपने जीवन में, मेरे स्टूडेंट वो जानते हैं। मेरी क्लास में एक रूल होता है, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। तो सृजनात्मक बालक है वह बहुत विनोद प्रिय होते हैं, और विनोद प्रिय के साथ साथ इनमें उत्तरदायित्व की भावना भी प्रबल होती है। उत्तरदायित्व लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उत्तरदायित्व के कारण उच्च संवेदनशीलता पाई जाती है। उच्च संवेदनशीलता सृजनात्मक बालकों की ये विशेषता है, उच्च संवेदनशीलता। और फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लुएंसी को बोलेंगे प्रवाहकता, प्रवाह
सृजनात्मकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फ्लुएंसी इनमें ज़्यादा पाई जाती है। इनकी जो सोच है उनमें बहुत लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब ये सुनते सबकी है, सबके विचारों का आदर करते हैं। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अधिगम अंतरण की सर्वाधिक योग्यता। अधिगम स्थानांतरण की सर्वाधिक योग्यता किस बालकों में होती है? सृजनात्मक बालकों में। प्रतिभाशाली बालक से भी ज़्यादा होती है, ध्यान रखें। तो अधिगम स्थानांतरण की सर्वाधिक योग्यता होती है। जिज्ञासु होते ही हैं। इस जिज्ञासु होने के कारण इनमें कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, कल्पना करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसी कल्पना शक्ति के कारण हर चीज़ का वह विस्तारीकरण करते हैं, केंद्रीकरण नहीं करते हैं। यह विस्तारीकरण करने की आदत होती है। और इसी विस्तारीकरण की प्रक्रिया में हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कल्पना शक्ति का संबंध विस्तारीकरण से है और इस विस्तारीकरण प्रवृत्ति में अज्ञात एवं अनजान चीज़ों की खोज करते हैं। यह अज्ञात या फिर जो चीज़ें अनजान हैं उनकी खोज सर्वाधिक करते हैं। अज्ञात और अनजान से कभी भयभीत नहीं होते हैं और नवीन हल की ओर हमेशा अग्रसर होते हैं। ठीक है ना। इनमें उच्च स्तर की सौंदर्यात्मक अनुभूति पाई जाती है। उच्च स्तर की सौंदर्यात्मक अनुभूति पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ यह ग्राह्यता का गुण रखते हैं। ग्राह्यता मतलब जितना अधिक ग्रहण हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। और इनमें आत्मसम्मान एवं अहम की भावना सर्वाधिक होती है। आत्मसम्मान और आत्मसम्मान के साथ साथ है अहम की भावना। यह सर्वाधिक सृजनशील बालकों में पाई जाती है। तो इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है परीक्षा में, आप तैयार रहे कि निम्न में से कौन सा गुण है वह सृजनात्मक बालकों से संबंधित है या नहीं है। इनको ध्यान रखना है। अब आज चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सृजनात्मकता के परीक्षण। सृजनात्मकता के परीक्षण से आपका एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। परीक्षण आपको डिटेल में याद नहीं रखने हैं। आज हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं उनको ध्यान से समझें। सृजनात्मकता परीक्षण किन 4 गुणों का सर्वाधिक पता लगाते हैं? तो पहले समझे सृजनात्मकता परीक्षण है वो किसका परीक्षण करते हैं? अपसारी चिंतन की मात्रा का। जितने भी सृजनात्मक परीक्षण है वह अपसारी चिंतन की मात्रा का परीक्षण करते हैं। जितने भी सृजनात्मक परीक्षण है वह कोई भी कितने भी सृजनात्मक परीक्षण है वह कभी तार्किकता का मापन नहीं करते हैं। अब यहाँ समझना, सृजनात्मकता परीक्षण का संबंध किससे नहीं है? तार्किकता से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। अब तार्किकता से अगर संबंधित हो जाए तो तार्किकता सर्वाधिक कौन से चिंतन में होती है? अभिसारी चिंतन में। अब ध्यान रखें, अभिसारी चिंतन का मापन किसमें किया जाता है? बुद्धि परीक्षणों में। तो सृजनात्मक परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? तो सृजनात्मक परीक्षण हमेशा किसका मापन करते हैं? अभिसारी चिंतन का मापन, अपसारी चिंतन का मापन करते हैं। जबकि बुद्धि परीक्षण है वो किसका मापन करते हैं? अभिसारी चिंतन का। सृजनात्मक परीक्षण है वो किसका मापन नहीं करते? तो तार्किकता का मापन नहीं करते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये कभी तार्किकता का मापन नहीं करते हैं। सृजनात्मक परीक्षण है वो किन गुणों का सर्वाधिक मापन करते हैं? तो सृजनात्मकता परीक्षण है वह हमेशा 4 गुण है, सर्वाधिक इन 4 गुणों का मापन करती है। आपको याद रखना है ये 4 गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट गुण तो बता दिया कि सृजनात्मकता परीक्षण सर्वाधिक किसका मापन करते हैं? मौलिकता का मापन करते हैं। दूसरा है सृजनात्मक चिंतन है परीक्षण है वह एक व्यक्ति की निरंतरता का मापन करते हैं। सृजनात्मक परीक्षण है वह विस्तारीकरण का मापन करते हैं। और सृजनात्मक परीक्षण है वह लोचशीलता का मापन करते हैं। ये 4 गुण हैं वह सभी के सभी सृजनात्मक परीक्षण हैं, उनमें मापे जाते हैं। तो सृजनात्मक परीक्षणों का संबंध है वह तार्किकता से नहीं होता, मौलिकता से होता है, निरंतरता से होता है, विस्तारीकरण से होता है, लोचनशीलता से होता है
और इन चारों गुणों का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से है। तो बुद्धि परीक्षण और सृजनात्मक परीक्षण में आप अंतर समझ गए होंगे। अब कितने प्रकार के परीक्षण हैं? तो एक तो आता है स्टैंडर्डाइज्ड विदेशी परीक्षण, और एक आते हैं स्टैंडर्डाइज भारत में निर्मित परीक्षण। स्टैंडर्डाइज विदेशी परीक्षण कौन से हैं और भारत में निर्मित कौन से परीक्षण हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो है मिनोसेटा, बुद्धि में भी आता है। मिनोसेटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, पहला परीक्षण ये है, विदेशी है। दूसरा है गिलफोर्ड का बहुविध चिंतन परीक्षण। अगला आता है रिमोट एसोसिएशन टेस्ट, इसका पहले भी पढ़ चुके अपन, रिमोट एसोसिएशन टेस्ट। अगला है टॉरेंस का परीक्षण। टॉरेंस पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। भारत की बात करें तो बाकर मेहंदी, इन्होंने सृजनात्मकता परीक्षण बनाया। बाकर मेहंदी के बाद पासी परीक्षण के बाद है शर्मा बहुविध परीक्षण। शर्मा बहुविध का मतलब हो गया अपसारी चिंतन, ठीक है। और एक आता है सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण, सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण। तो 4 और 4 आपको याद रखने हैं। ये सभी विदेशी मानक परीक्षण हैं और ये सभी भारतीय मानक परीक्षण हैं। बाकर मेहंदी और पासी पूछा जाता है और टॉरेंस का पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है। एक एक परीक्षण से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या आपको परीक्षा में याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से ही आपको पढ़ना है। सबसे पहला परीक्षण है गिलफोर्ड मेरीफील्ड, पूरा नाम मैं लिख रहा हूँ, अब ध्यान से समझे। गिलफोर्ड के साथ दूसरा नाम है मेरीफील्ड, ये उसकी पत्नी थी, ठीक है ना। परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा गिलफोर्ड की पत्नी निम्न में से कौन सी रही, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न याद नहीं करने हैं। गिलफोर्ड मेरीफील्ड क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट, पूरा नाम याद रखना आपको, कॉलेज स्टूडेंट। अब इस पूरे परीक्षण का आपको एब्रीविएशन बनाना है, यानी कि शब्द संक्षेपण बनाना है, क्योंकि ये शब्द संक्षेपण के रूप में भी एक बार पूछा जा चुका है। इस परीक्षण को बोलते हैं गिलफोर्ड मेरीफील्ड, यानी कि क्या हो गया, जीएम, क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो GMCTCS इसका पूरा नाम है, GMCTCS। और ये दोनों ने बनाया था, गिलफोर्ड और मेरीफील्ड, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। आपको याद रखना है यह परीक्षण कब बना, तो इस परीक्षण का निर्माण हुआ था 1960 में। GMCTCS का निर्माण 1960 में हुआ था और इस 60 में अपसारी चिंतन की योग्यताएं बताई गई थी। देखो, अपसारी चिंतन की योग्यता है कि एक बालक है वह कितने प्रकार से अपसारी चिंतन कर सकता है। तो इस परीक्षण में एक तो क्या बताई गई, अपसारी चिंतन की योग्यताएं। कौन कौन सी अपसारी चिंतन की योग्यता होती है, तो 3 योग्यताओं की बात करी थी कि अपसारी चिंतन वही कहलाता है जिनमें 3 योग्यताएं हो। एक तो है केंद्र विमुख उत्पादन, केंद्र विमुख उत्पादन का मतलब है विशिष्ट उत्पादन, सबसे अलग उत्पादन, या फिर किसी चीज का आप रूपांतरण कर रहे हैं तो रूपांतरण भी अपसारी चिंतन की योग्यताएं हैं। और तीसरा है पुनः परिभाषीकरण। तो पहला प्रश्न आपका समझ ले, आज के टेस्ट में पूछा जा सकता है कि गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन की कितनी योग्यताएं होती है, 3। कौन कौन सी, केंद्र विमुख उत्पादन, चिंतन नहीं है यहाँ, उत्पादन है, दूसरा है रूपांतरण और तीसरा है पुनः परिभाषीकरण। अब ये जो टेस्ट बनाया, इस टेस्ट में अपसारी चिंतन की योग्यताएं कितनी बताई, 3।
और परीक्षण माला में कितने घटकों का मापन किया गया? तो यह परीक्षण है वह 6 घटकों का मापन करता है। 6 घटकों का मापन। इसमें एक प्रश्न पूछा गया है प्रवाह से संबंधित, उसको भी ध्यान रखें। 6 घटकों का मापन करता वो 6 घटक कौन कौन से हैं? तो एक तो है समस्या के प्रति आपकी सोच, यानी कि समस्या पहला घटक। दूसरा घटक हो गया इस समस्या के बारे में आपकी नम्यता। नम्यता मतलब कितने प्रकार से आप सोच सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है प्रवाह, आपके विचारों का। चौथा आता है आपके विचारों से कितनी मौलिकता उत्पन्न हो रही है, मौलिकता। मौलिकता के बाद पांचवा आता है विस्तारीकरण, विस्तारीकरण। और जो सृजनात्मक चिंतन की योग्यता थी वही छठा पद है, वह है पुनः परिभाषीकरण, पुनः परिभाषीकरण। तो एक प्रश्न और बन गया कि अपसारी चिंतन की योग्यता और 6 घटक, उसमें कौन सा कॉमन है? तो पुनः परिभाषीकरण है वो अपसारी चिंतन की योग्यता भी है और GMCTCS का एक पद भी है, घटक भी है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि प्रवाह कितने प्रकार का होता है। गिलफोर्ड ने प्रवाह को 4 प्रकार में विभाजित किया। यह 4 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपका शब्द प्रवाह, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह के बाद है आपका अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति प्रवाह। अभिव्यक्ति के बाद आता है आपका विचार प्रवाह, विचार प्रवाह। और विचार प्रवाह के बाद आता है साहचर्यात्मक प्रवाह, साहचर्यात्मक प्रवाह। यहाँ पे ये प्रश्न CTET में पूछा गया है कि GMCTCS इसमें प्रवाह को कितने भागों में विभाजित किया? तो प्रवाह के कितने भाग होंगे? 4। तो फैक्ट क्वेश्चन आपको क्या याद रखने हैं? अपसारी चिंतन की योग्यताएं कितनी बताई? 3। यह परीक्षण कितने घटकों का मापन करता है? 6 घटकों का मापन करता है। और इसमें जो प्रवाह घटक है उसके कितने भाग किए थे? 4। तो एक व्यक्ति में प्रवाह फ्लुएंसी कितने टाइप की होती है? तो फ्लुएंसी 4 प्रकार की होती है, शब्द, अभिव्यक्ति, विचार और साहचर्य। ये 4 है वो प्रवाह से संबंधित है। अब ये टेस्ट कैसे होता था उतना आपको डीप में नहीं जाना है। पहला टेस्ट 1960 में बना जिसका नाम था GMCTCS। दूसरे टेस्ट की बात करें तो दूसरे टेस्ट का नाम है, दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट का नाम आता है HKCTSS। राइटिंग थोड़ी खराब है, फिर एडजस्ट कर ले। इनका निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनका निर्माण करने वाले 1960 में ही यह टेस्ट निर्मित किया गया था और इसका निर्माण किया था कैट हॉलैंड, कैट हॉलैंड। और दूसरा मनोवैज्ञानिक था केंट। यहाँ केंट की स्पेलिंग है वो KENT है, तो ध्यान रखें। यह टेस्ट है वो बनाया गया था हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। गिलफोर्ड का टेस्ट था वो कॉलेज के लिए था, यह हाई स्कूल के लिए था। लेकिन इस नाम से नहीं पूछा गया, ये पूछा गया था पंचपदीय सृजनात्मक विज्ञान मापनी। इसको क्या बोलते हैं? पंचपदीय सृजनात्मक, पंचपदीय सृजनात्मक विज्ञान मापनी। पंचपदीय सृजनात्मक विज्ञान मापनी के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम अब समझे जो पूछा गया था 5 फैक्टर FFCSS, 5 फैक्टर क्रिएटिविटी साइंस स्केल, इस नाम से ये जाना गया है सबसे ज़्यादा। तो यह टेस्ट किसके लिए बना था? हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। सेम टू सेम गिलफोर्ड और मैरीफील्ड जैसा ही था, बस आपको ये नाम याद रखना है। तीसरा टेस्ट आता है वह है टॉरेंस का टेस्ट। टॉरेंस का टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। और टॉरेंस के टेस्ट को निर्मित करने वाला व्यक्ति कौन था? पूरा नाम याद रखिए, E. पॉल टॉरेंस। E. पॉल टॉरेंस ने अपने इस टेस्ट को निर्मित किया था 1958 में, 1958 में
और इसमें संशोधन किया गया था 1984 में। लेकिन आपको ये सन याद नहीं रहे तो चलेगा। टॉरेंस का परीक्षण है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इसका नाम था। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये आपको शब्द थोड़े याद रखने पड़ेंगे। आज का चैप्टर थोड़ा उबाऊ है, फिर भी आपको पढ़ना तो है ही। तो इसको बोला गया है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हैं। इनमें इन्होंने 3 आयाम का मापन किया। देखो ये आयाम ज़रूर याद रखने। गेरी गिलफोर्ड और मैरीफील्ड है, उनके 6 घटक थे। इसमें 3 आयाम या 3 घटक का मापन किया गया। ये 3 घटक कौन कौन से आपको याद रखने। एक तो कराया गया निष्पादन कार्य। निष्पादन कार्य, निष्पादन कार्य के साथ दूसरा था अशाब्दिक कार्य। शाब्दिक और अशाब्दिक टेस्ट की बात नहीं कर रहे अपन, अशाब्दिक कार्य इस पूरे में। और तीसरा था शाब्दिक कार्य। किस प्रकार से शाब्दिक कार्य कराए जाए। निष्पादन कार्य का मतलब क्या होता है तो समझ लें। अधूरी आकृतियां है, अधूरी आकृतियां या फिर कोई अधूरे चित्र है, उन चित्रों के आधार पर काल्पनिक कहानी का लेखन, काल्पनिक कहानी का लेखन करना, यह आता है निष्पादन कार्य में। टॉरेंस में यह सृजनात्मकता के सभी गुणों का मापन करता है। सिर्फ तार्किकता को छोड़ दे कि टॉरेंस का परीक्षण भी तार्किकता का मापन नहीं करता, क्योंकि हम कह चुके हैं कि सृजनात्मकता का कोई भी परीक्षण है वह तार्किकता का मापन नहीं करता। अशाब्दिक कार्य में क्या क्या आते हैं तो अशाब्दिक कार्य है उसमें एक है पूछो और अनुमान लगाओ। पूछो और अनुमान लगाओ, पहला ये अशाब्दिक कार्य था, ये शाब्दिक में भी आता है। दूसरा है परिणाम सुधार या उत्पाद सुधार, दोनों ही कह सकते हैं। कोई भी उत्पाद आपको दे दिया जाए उसमें सुधार करना है। और इसके लिए एक प्रश्न आया था टॉय डॉग। टॉय डॉग मतलब एक कुत्ते का चित्र है, उसमें आपको कोई न कोई सुधार करना है, उसको नई आकृति देनी है। टॉय डॉग का संबंध है वो किससे है, टॉरेंस से है। जैसे कि बेबी डॉल का संबंध किससे था, अल्बर्ट बांडुरा से। वैसे ही टॉय डॉग जो एक्सपेरिमेंट है उसका संबंध किससे है तो टॉरेंस के परीक्षण से है। इसमें अगला आता है अजीब प्रयोग परीक्षण। अजीब प्रयोग परीक्षण, वस्तु का अजीब तरीके से इस्तेमाल करना। और लास्ट आता है स्थानांतरण या समांतर रेखा परीक्षण। समांतर रेखा परीक्षण, समांतर रेखा परीक्षण का मतलब है बहुत सारी समांतर रेखाओं के युग्म दिए होते हैं, इनको कई तरीके से जोड़कर आपको नई आकृतियों का निर्माण करना है। इतना याद नहीं रहे तो आपको कितना याद रखना है समझ लें। टॉरेंस परीक्षण का पूरा नाम टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। किसने निर्मित किया, ई पॉल टॉरेंस ने। कब निर्मित किया, 1958 में। संशोधन कब किया गया, 1984 में। और कितने आयामों में मापन करता है, 3, निष्पादन कार्य, अशाब्दिक कार्य और कौन सा है, शाब्दिक कार्य। इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं 3 टेस्ट, इसके अलावा एक भी आपको याद नहीं रखना है। अगला आता है भारतीय सृजनात्मक परीक्षण। तो भारत वालों ने भी कहीं न कहीं अपना योगदान दिया। भारत में प्रथम प्रयास किसने किया क्रिएटिविटी टेस्ट का, भारत में प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे तो एक तो ये याद रखना है। भारत में क्रिएटिविटी टेस्ट यानी कि सृजनात्मक परीक्षण है उसका सबसे पहला प्रयास किया था एम रॉय चौधरी। एम राय, रॉय भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, कहने में कुछ नहीं है। एम राय चौधरी ने सबसे पहले सृजनात्मक परीक्षण बनाने का काम किया 1970 में। और इसके बाद दूसरा प्रयास किया था 1970 में ही। सेकेंड प्रयास करने वाली एक महिला थी जिसका नाम था उषा खीरे। उषा खीरे। तो पहला प्रयास एम राय चौधरी और दूसरा प्रयास किया था उषा खीरे ने। लेकिन इन दोनों के टेस्ट को आपको याद नहीं रखना है। कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है तो एक तो आता है पासी परीक्षण। सृजनात्मकता का पासी परीक्षण क्या होता है तो इस परीक्षण का निर्माण किया था 1972 में। इसमें संशोधन किया गया 1989 में।
और नवीनतम रूप अभी अभी बना था 2010 में। तो पासी परीक्षण कब निर्मित किया गया? 1972, ये याद रखना है। दूसरा है बाकर मेहंदी परीक्षण। बाकर मेहंदी परीक्षण, ये मेहंदी मतलब कोई मेहंदी से उन्होंने कोई काम नहीं किया, इनका पूरा नाम था बेचारे का बाकर मेहंदी। तो बाकर मेहंदी परीक्षण है वह, इसके बारे में कितने शब्द पूछे जा सकते हैं, कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले है इसका प्रकाशन किसने किया, ये प्रश्न पूछे गए, उन्हीं को हम ले रहे हैं। बाकर मेहंदी परीक्षण है वो भारत का सबसे मानक सृजनात्मक परीक्षण है और इसका प्रकाशन किया था नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन। नेशनल साइकोलॉजिकल, ये साइको ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉरपोरेशन, कॉर्पो ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। एकमात्र परीक्षण जो अभी तक ऑथेंटिक है भारत का वो बाकर मेहंदी परीक्षण है। वैसे तो सभी ऑथेंटिक है, लेकिन नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन है वो भारत में सबसे बड़ी संस्था है मनोविज्ञान से संबंधित। और आपको पता होगा ये साइको लोग कहाँ रहते हैं? आगरा में ही रहते हैं। तो यह कहाँ पे स्थित है? आगरा। नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन आगरा द्वारा प्रकाशित बाकर मेहंदी परीक्षण, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कितने परीक्षण हैं? तो इसमें कुल मिला के 7 उप परीक्षण हैं। 7 उप परीक्षण। ये 7 उप परीक्षण कैसे कैसे विभाजित किए गए उनको समझें। तो ये 2 भागों में थे, एक तो अशाब्दिक भी थे, अशाब्दिक, और दूसरा है शाब्दिक, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसमें अशाब्दिक परीक्षणों की संख्या कितनी थी? 3, और शाब्दिक परीक्षणों की संख्या कितनी थी? 4। 3 + 4 मिला दे तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो बाकर मेहंदी 4 चीज़ें याद रखनी है। प्रकाशन आगरा में स्थित नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन। कितने उप परीक्षण हैं? 7, जिसमें अशाब्दिक कितने हैं? 3, और शाब्दिक परीक्षणों की संख्या कितनी है? 4 है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करें तीसरे की, KN शर्मा, KN शर्मा। अब इस टेस्ट का नाम क्या था वो ध्यान रखें, अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण। प्रश्न इसी से पूछा गया है, अपसारी योग्यता। आप में अपसारी चिंतन की कितनी योग्यता है? अपसारी उत्पादन योग्यता, अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण। और इसका निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे? KN शर्मा, और इसका निर्माण किया गया था 1987। इम्पोर्टेंट क्या है वो समझें। भारत में निर्मित और विश्व में सबसे पहला हिंदी में निर्मित परीक्षण कौन सा था? सृजनात्मकता से संबंधित पूरे विश्व में हिंदी में बनने वाला क्रिएटिविटी टेस्ट कौन सा था? तो हिंदी में बनने वाला क्रिएटिविटी टेस्ट कौन सा है? KN शर्मा अपसारी उत्पादन योग्यता परीक्षण, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसमें कुल कितने परीक्षण हैं? 6 परीक्षण हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, फैक्ट। इसमें 6 परीक्षण हैं और ये 6 परीक्षण है वो 8 योग्यताओं का मापन करते हैं। 8 योग्यताओं का मापन। ये दोनों ही पॉइंट अलग अलग है। कितने परीक्षण हैं? तो 6 उप परीक्षण भी बोल सकते हैं इसको। और कितने प्रकार की योग्यताओं का मापन करते हैं? यह 8 प्रकार की योग्यताओं का मापन करते हैं। इसके बाद कोई भी टेस्ट क्रिएटिविटी से, तो टीन के डब्बों का परीक्षण है या फिर नई आकृतियों का निर्माण है, विविध आकृतियों का निर्माण, ये बहुत सारे क्रिएटिविटी टेस्ट है। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतने याद रखने हैं। अब आप क्रिएटिविटी टेस्ट कर लिए, सब कर लिए। अब पूछा जाए आपको बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना है एज अ टीचर, तो बालकों में सृजनात्मकता के विकास के लिए एक शिक्षक के तौर पर आप क्या क्या कार्य करेंगे? किस प्रकार से आप एक बालक में सृजनात्मकता का विकास करेंगे? तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर देने की स्वतंत्रता। उत्तर देने की स्वतंत्रता। आप बालकों को निश्चित उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, उत्तर देने की स्वतंत्रता। इसके लिए जैसे पूछा जाए कि पुस्तक का पर्याय, पुस्तक का बहुवचन क्या होता है, पेड़ का बहुवचन क्या होता है,
अगर पुस्तक का बहुवचन बताए पुस्तकें, और पेड़ का पेड़े नहीं होता है, पेड़ का पेड़ ही होता है। अगर एक बालक पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें बताए और पेड़ का बहुवचन पेड़ बताए, तो यह बालक है वो किस श्रेणी में आएगा? वी कांट से एनीथिंग। यह औसत भी हो सकता है, यह बुद्धिमान भी हो सकता है, यह सृजनात्मक बालक भी हो सकता है। लेकिन एक बालक है वो पुस्तक का बहुवचन है, वह पुस्तकालय बताए पुस्तकालय, और पेड़ का बहुवचन है वह जंगल बताए। तो ये इसका क्रिएटिव जवाब है, क्योंकि पुस्तकालय में कोई भैंसें नहीं बांधी जाती है, पुस्तकालय में पुस्तकें ही होती है और जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो ये क्रिएटिव आंसर है। इस क्रिएटिव आंसर को आपको एक्सेप्ट करना है। मान लीजिए आप छोटे से बच्चे से पूछे कि बारिश कैसे होती है, बारिश कैसे होती है। अब वह बालक यूँ कहे कि ऊपर एक तालाब है, उस तालाब में भगवान है वो निश्चित समय पे एक खड्डा कर देते हैं और उस खड्डे से फिर पानी नीचे गिरता है। अब आपको डांटना नहीं है, आपको कहना गुड, पानी नीचे गिरता है, पानी नीचे गिरा तो फिर पानी के साथ कीचड़ और मछलियाँ भी तो गिरनी चाहिए। बालक फिर अपने उत्तर को संशोधित करेगा। हो सकता है सर इस खड्डे में बीच में क्या लगा दी हो, छलनी लगा दी हो, तो मछलियाँ ऊपर ऊपर रह जाती हो और पानी नीचे आ जाता हो। ये दूसरा जवाब है। इसको आपको फिर संशोधित करना है कि भाई पानी नीचे आ गया, मछलियाँ अंदर रहेगी, तो ये मछलियाँ जीवित कैसे रहेंगी। तो बालक फिर अपने उत्तर को संशोधित करेगा। वो कहेगा सर हो सकता है भगवान कुछ लेवल तक पानी है वह इसमें रहने दे। अब आप उसको वाष्पीकरण ये समझाओगे, संघनन की क्रिया, तो वो तो नहीं समझेगा। यह उत्तर उसकी क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं, वह कुछ अलग जवाब दे रहा है। तो बालकों को उत्तर देने की स्वतंत्रता आपको देनी है एज अ टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का जवाब दे तो आपको उस जवाब को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको उसमें संशोधन करना है। हो सकता है उसमें से कोई नया उत्तर निकल जाए और क्रिएटिविटी आ जाए। तो उत्तर देने की स्वतंत्रता सबसे पहला गुण है। दूसरा, एज अ टीचर आप क्या करेंगे? अहम अभिव्यक्ति के अवसर, या फिर कह सकते हैं आत्म अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएं। यह तभी संभव है जब कठोर अनुशासन नहीं हो। उत्तर देने की स्वतंत्रता, कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। अहम अभिव्यक्ति के अवसर ये तभी संभव है जब कक्षा का या स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक वातावरण। कहते हैं कि प्रजातांत्रिक वातावरण में सृजनात्मकता का विकास बहुत ज़्यादा होता है और कठोर अनुशासन में क्या होता है? कम होता है। तो दो तो हो गए। उत्तर देने की स्वतंत्रता विकसित कीजिए आप, अहम अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कीजिए, बालक जो सोचता है उसको बोलने का मौका दीजिए, डांटे नहीं। तीसरे नंबर पर आता है मौलिकता। मौलिकता के साथ दूसरा आता है लचीलेपन को प्रोत्साहित करना। लचीलेपन को प्रोत्साहित करना। एज अ टीचर आपको ये काम करना है। कैसे? तो एक बालक को नकल करने से रोकना है या फिर अनुकरण करने से रोकना है। नकल का मतलब ये नहीं कि वो परीक्षा में नकल करते, वो नहीं है। आप जब भी उत्तर लिखे होंगे, आप जितने भी वीडियो सुन रहे होंगे, तो आपने अपने उत्तर या तो संजीव पासबुक से लिखे होंगे या एक्सीलेंट से लिखे होंगे। आप में से बहुत कुछ विरले होंगे जिसने अपने मन से कोई उत्तर लिखा होगा। तो यहाँ पे छात्रों में नकल और अनुकरण की प्रवृत्ति को रोकना है, तो लचीलेपन को प्रोत्साहित करना है। ये काम आपको दोनों करने हैं। शिक्षक का डर नहीं होना चाहिए बालक में। इन बालकों को उचित अवसर दिए जाने चाहिए। उचित अवसर किसके लिए? उचित अवसर तो वातावरण के साथ अनुक्रिया करने के लिए। तो वातावरण है उसको क्या करना है? प्रदान करना है। उचित अवसर का मतलब है इस बालक को हमेशा कैसे रखना है? कार्य केंद्रित रखना है, लक्ष्य केंद्रित नहीं रखना है। कार्य केंद्रित व्यवहार को बढ़ावा देना है। लक्ष्य केंद्रित कर देंगे, किसी बालक को लक्ष्य केंद्रित कर दिया तो वह फिर कौन से चिंतन पे आ जाएगा? अभिसारी चिंतन। उसको बोलिए रिजल्ट कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं, तू अपना काम करता रहे, तो उसको रिजल्ट की चिंता नहीं है, तो फिर वो कौन सा चिंतन करेगा? अपसारी चिंतन करेगा। तो उचित अवसर वातावरण प्रदान कर दिए जाने चाहिए। दूसरा है स्वस्थ आदतों का विकास। स्वस्थ आदतों का विकास।
ये भी एक शिक्षक को करना चाहिए। और सबसे अंतिम है मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन यह एक शिक्षण विधि भी है, ये शिक्षण सूत्र भी है, और सृजनात्मकता के विकास के लिए सबसे ज़रूरी मस्तिष्क उद्वेलन है। जैसे कि आप कहें कि ऐसा पंखा बनाइए जो हवा दे और बिना बिजली के। अब एक छात्र है, वो सबसे पहले तो अभी सारी चिंतन करेगा, ये भी बन चुका, ये भी बन चुका, ये भी बन चुका, ये भी बन चुका, ये भी बन चुका। इनके अलावा अब मौलिक रूप से, यानी कि मौलिकता नए रूप में क्या हो सकता है, तो आप भी सोचिएगा नए रूप में क्या हो सकता है। पंखा जो हवा दे बिना बिजली के, तो ये मस्तिष्क उद्वेलन कहलाता है। मस्तिष्क उद्वेलन का मतलब है हार्ड टास्क देना, कठोर टास्क। ठीक है, इस टास्क को हिंदी में क्या कहते हैं आप ट्रांसलेट कर लेना। तो ये हो गया सृजनात्मक बालक। अब सृजनात्मक बालकों के बाद जो बचेंगे वह है मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक। पिछड़े हो गया, मंद बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक और प्रतिभाशाली बालक। यह चैप्टर बहुत लंबा है, प्रश्न सबसे ज़्यादा इसी से विकास से जुड़ा हुआ है, और ये व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ और अधिगम से भी जुड़ा हुआ है। तो आज इसमें टेस्ट में भाग लेने के लिए बिल्कुल जुड़िए हमारे टेस्ट जो 8 बजे होता है। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।